जय संविधान, महात्मा गांधी की जय। जय भीम। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी मुझे अफसोस होता था कि मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा। मैंने, हो सकता है मेरे किसी पुराने जन्म में मैंने महाभारत देखा हो, रामायण देखी हो, क्योंकि आत्मा तो नश्वर है, शरीर जलता है और पुनर्जन्म हम सनातनी मानते हैं। हो सकता है मैंने देखा हो, लेकिन मुझे अफसोस था। लेकिन आज के समय में मैं हिंदुस्तान की संसद के अंदर एक महाभारत देख रहा हूं, जिसमें धृतराष्ट्र को भी देख रहा हूं, एक अंधे राजा को भी देख रहा हूं, जो अपने बेटों का, अपने जिन पे उनकी कृपा बनी हुई है, जिनकी कृपा से वो बने हुए हैं या जिनकी कृपा से ये बने हुए हैं, उनके दुस्साहस को देख रहा हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि दो पक्ष हैं, एक कौरव पक्ष है, एक पांडव पक्ष है। कौरव पक्ष जब महिलाओं के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है, उन्हें सड़कों पे घसीटा जाता है, तो वो दुर्योधन और दुशासन की तरह अट्टहास करता है। और जो धृतराष्ट्र है, वो क्योंकि अंधा है, इसलिए वो देख नहीं रहा है। अपने बच्चों की हर दुष्टता को वो क्षमा कर रहा है और अपने भाई के बच्चों को, जो कि इसी देश के वासी हैं, उनके साथ पक्षपात कर रहा है। एक पक्ष की तरफ देखिए मुस्कुराता है और दूसरे तरफ जब देखता है तो गुस्से में देखता है, डांटता है। जब कोई विपक्षी दल का नेता संसद में संबोधित करता है तो नियम यह है कि वो सभापति को संबोधित करे, मंत्री भी सभापति को संबोधित करें और विपक्ष का नेता भी सभापति को संबोधित करें। क्रॉस टॉक, आपस की जो वार्ता होती है, वो वर्जित है नियमानुसार। तो जब भी विपक्षी दल का कोई नेता सत्ता पक्ष की ओर देख के बात करता है तो सभापति महोदय टोक देते हैं। लेकिन आज जब अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं और जिनके कार्यकाल में जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, करीब करीब रोज कोई ना कोई रेल दुर्घटना हो जाती है। अपेक्षा तो उनसे यह है कि वो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जिस कुर्सी पे कभी लाल बहादुर शास्त्री बैठा करते थे। एक रेल दुर्घटना में जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। और आज अश्विनी वैष्णव का जो भाषा सुनी मैंने और जो सुना और देखा, ऐसा लगा कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहे हैं और अभद्रता की सारी भाषाएं, सारी सीमाओं को पार करना चाह रहे हैं, जिसमें वो विपक्षी नेताओं को बैठ जाओ, चुप रहो, चुप चुप बैठ जा, बैठ बैठ, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक मंत्री को तो छोड़िए, हम लोग नॉर्मली सामाजिक भाषा में भी नहीं करते। शायद वो अपने आका को ये खुश करना चाहते हैं कि देखिए, मैंने जो मर्यादाएं अनुराग ठाकुर ने तोड़ी हैं, जो मर्यादाएं कंगना रनौत ने तोड़ी हैं, जो संबित पात्रा ने तोड़ी हैं, या आपस की इस होड़ में इनसे भी आगे निकलने के लिए आगे जो लोग मर्यादाएं तोड़ने के लिए तत्पर हैं, उसमें अमित शाह भी मर्यादा तोड़ने में एक व्यक्ति हैं, जो देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं। और सभापति महोदय कुछ बोल नहीं रहे हैं, इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, फैक्चुअल फैक्ट्स पेश करने की बात नहीं कर रहे। जब विपक्षी दल का कोई नेता बोलता है तो कहते हैं सब्सटेंशिएट कीजिए, और जब सत्ता पक्ष का बोलता है तो सब्सटेंशिएट करने की बात कहना वो भूल जाते हैं। माने एक नियम सत्ता पक्ष के लिए, एक विपक्ष के लिए। अब लगता है अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, संबित पात्रा,
जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो मंत्री नहीं है। संबित पात्रा तो चलिए पहली बार जीते हैं, कंगना रनौत पहली बार जीती हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जीत चुके हैं और पहले मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री थे। अब तीनों की आशाएं हैं कि हमें मंत्रालय मिल जाए। हो सकता है आशाएं हो कि उन्हें गृह राज्य मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री राज्य मंत्री अमित शाह जी के नीचे लखीमपुर खीरी के टेनी महाराज हुआ करते थे, जो इतने फेमस व्यक्ति थे कि उनके बेटे ने 5 किसानों को कुचला था, उन्होंने किसानों को खुलेआम धमकाया था और उसके बाद उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया था, क्योंकि उनके अंदर वो विशेषता थी जो शायद आकाओं को पसंद हो। बेटा जेल में है, पिताजी चुनाव हार गए, लखीमपुर की खीरी की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टेनी महाराज को हरा दिया। लेकिन अनुराग ठाकुर में, कंगना रनौत में, संबित पात्रा में ये होड़ लगी हुई है कि मंत्री कौन बने। और अमित शाह जी इस बात से परेशान है कि योगी जी से जो उनकी कशमकश चल रही है और योगी जी उसमें भारी पड़ रहे हैं। और ये कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि अमित शाह भी अगर किसी मुख्यमंत्री से पंगा लेंगे तो हारेंगे। हमेशा माना जाता था कि वो जीतेंगे, लेकिन योगी जी ने केशव प्रसाद मौर्य को और ब्रजेश पाठक को एक प्रकार से अमित शाह के जो प्यादे थे उनको पीछे धकेल दिया। अमित शाह कह रहे हैं और संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड को उपेक्षित किया। हमने पहले ही बता दिया था कि वायनाड के अंदर भूस्खलन होने वाला है, उसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। अब सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। दो तरह की घटनाएं होती हैं, एक एक्ट ऑफ गॉड होता है और एक एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है। पानी ज्यादा बरसा, बाढ़ आ गई, आग लग गई, अगर वो लापरवाही वश न हुई हो तो। अब भूस्खलन हुआ, वृक्ष कट रहे हैं, अडानी जी को सौंपे जा रहे हैं, जंगल सौंपे जा रहे हैं, माने वादे भूस्खलन होगा। खैर, लेकिन वो राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आपने पहले ही सूचना मिलने के बावजूद वायनाड के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की। अब राहुल गांधी क्या भूस्खलन को रोक लेते? खैर चलिए, मैं उस बहस में क्यों पढ़ूं। मैं माननीय अमित शाह जी आपसे यह पूछना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर आप तो देश के गृह मंत्री हैं, आपको 14 महीने से पता है कि मणिपुर के अंदर गृह युद्ध की स्थिति है, लड़ाई जारी है, द्वेष बढ़ गया है, लोग पुलिस थानों के अस्त्र शस्त्र लूट के मैती और कुकी समुदाय के लोगों के पास पहुंच गए हैं। ये इधर नहीं जा सकते, वो उधर नहीं जा सकते। अगर राहुल गांधी वायनाड के भूस्खलन को रोक सकते थे महाराज, तो आपने मणिपुर के अंदर ये जो गृह युद्ध की स्थिति है इसको रोकने के लिए क्या किया? इसको रोक क्यों नहीं पाए? और पिछले 14 महीने से वहां आग लगी हुई है, अभी भी आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? राहुल गांधी से तो अपेक्षा कर रहे हैं कि वो रोक दें, भूस्खलन रोक दें, एक्ट ऑफ गॉड को रोक दें, लेकिन आप अपने सीमावर्ती राज्य के गृह युद्ध की स्थिति को नहीं रोक पा रहे हैं। सारी जानकारी और सारे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री, सब कुछ आपके पास होने के बावजूद। अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग गोली मारो ठाकुर जाति पूछ रहे हैं। अरे जाति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं या नहीं हैं। आप सामाजिक न्याय चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप देश के अंदर जो ये जातीय व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो मनुवाद है, इसको हटाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? असली मुद्दा यह है। आप किस धर्म जाति में पैदा हुए इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस धर्म और जाति में आप पैदा हो गए आपके सामने कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप हिंदू हुए, मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, केवल इस आधार पे आपको आधारित आप पे व्यवहार नहीं होगा कि आप अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हैं।
क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश हैं जहां क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, और कहीं वो मेजॉरिटी में है, यहां हिंदू मेजॉरिटी में है। लेकिन विश्व में अगर 800 करोड़ की जनसंख्या होगी तो उसमें हिंदुओं की संख्या क्रिश्चियन और मुसलमानों से नीचे होगी। ये बहुसंख्यकवाद क्या देश पूरे विश्व के अंदर आपको कष्ट देगा कि नहीं देगा? तो अनुराग ठाकुर जाति जानना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और आप किसी को व्यक्तिगत नीचा दिखा के उसकी जाति जानने की बात कर रहे हैं, जो संवैधानिक रूप से गलत है। आप नीचा दिखाने के लिए उसकी जात पूछ रहे हैं, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को पूछ रहे हैं। कंगना रनौत एक दिन कह रही हैं कि डोप टेस्ट कराया जाए राहुल गांधी का, जैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। महारानी, आप तो उनसे ज्यादा बहकी बहकी बातें करती हैं। आप तो सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री मानती हैं। आप तो देश को 2014 में आजाद हुआ मानती हैं। इससे ज्यादा बहकी बहकी बात तो मेरे ख्याल से कोई छठी क्लास का बच्चा भी नहीं करेगा। उसको भी पता है कि देश में सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन आप तो महाज्ञानी हैं और मंडी क्षेत्र की जनता ने आपको सांसद बनाया है। आज हमने कह दिया राहुल गांधी के बारे में कि इनके दादा मुसलमान थे, इनकी मां क्रिश्चियन है, पता नहीं क्या क्या बोल गई। इतना भी ज्ञान नहीं है कंगना जी को कि फिरोज गांधी पारसी थे, मुसलमान नहीं थे। खैर, इससे अंतर क्या पड़ता है, वो पारसी थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे या नहीं थे, देशभक्त थे या नहीं थे। लोकसभा में जनता ने उन्हें जिताया था, नहीं जिताया था। फिरोज गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए, उनके दामाद होने के बावजूद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध लोकतांत्रिक रूप से किया था या नहीं किया था? उनके धर्म जाति, मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ और एक जाति में पैदा हुआ तो इसमें मेरा क्या योगदान है? ये तो लीला है, हो गया। नहीं होता तो भी कल हो सकता है मुसलमान घर में पैदा हुआ होता, क्रिश्चियन घरों में पैदा हुआ होता। तो इसमें न तो मेरा कोई योगदान है, न मेरा कोई दोष है। हाँ, मैं देशभक्त हूं या नहीं, ये प्रश्न है। संबित पात्रा को राहुल गांधी की टी शर्ट से परेशानी है। ये टी शर्ट पहन के क्यों आते हैं? अरे, हिंदुस्तान के 80% युवा टी शर्ट पहनते हैं, इजी टू वियर है, मेंटेनेंस कम है, सस्ती है। अब ये तो है नहीं कि हर आदमी उतना सौभाग्यशाली है कि दिन में 5 ड्रेस बदले, 1.5 लाख की घड़ी पहने, 2 लाख का चश्मा पहने, 2.5 लाख का जूता पहने, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमे और 12 करोड़ की कार में घूमे। हर आदमी के बस की बात तो नहीं है। उनकी ड्रेस से आपको क्या परेशानी है जब देश को परेशानी नहीं है? और अगर वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर की बड़ाई कर दी, उसके ट्वीट को रिट्वीट कर दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जिस चीज को एक्सपंज कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर, उसको रिट्वीट कर दिया। एक प्रस्ताव लाया जा रहा है मोदी जी के खिलाफ। अब स्पीकर महोदय जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो नहीं आशा है कि वो अनुमति देंगे उसकी। तो महाभारत का युद्ध देख रहा हूं, एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं, दोनों हिंदू हैं। एक धर्म के साथ खड़ा है, एक अधर्म के साथ खड़ा है, एक सत्य के साथ खड़ा है, एक असत्य के साथ खड़ा है। पुरानी महाभारत में पांडव जीते थे, द्रौपदी का चीरहरण होने से बचा था। इस बार तो नहीं बचा, इस समय में तो नहीं बचा। बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया, बहुत सारी बेटियों के साथ बिजनौर, लखीमपुर खीरी, हर जगह अनाचार अत्याचार हुआ और उन्होंने जान भी अपनी गंवाई और दम तोड़ दिया। अभी तो न्याय नहीं हुआ, लेकिन आगे समय में देखते हैं कि इस महाभारत में जो कौरव और पांडव पक्ष के बीच का युद्ध है और जो धृतराष्ट्र आंख मूंद के बैठे हुए हैं, जीत किसकी होगी, विजय किसकी होगी? सत्य जीतेगा या ये जो झूठ जीत रहा है इसकी हार होगी? और फिर सत्यमेव जयते हम लोग गर्व से कह सकेंगे और जय संविधान और जय भीम और महात्मा गांधी कह सकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।